हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे सक्षमता परीक्षा का नाम दिया गया है। तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि तैयारी में लग चुके हैं और कमेंट के माध्यम से ये बहुत डिमांड आ रहा था कि क्लासेस जो हैं वो रेगुलर वेज में स्टार्ट किए जाएं। तो आप ही लोगों की डिमांड को देखते हुए मैं लेकर के आ चुका हूं आज साइंस का जो है वो सेट वन या क्लास वन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित हैं और आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। आज का अगर टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर श्वसन से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके श्वसन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्यथा इस टॉपिक से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा। कहने का अर्थ ये होता है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा दूंगा एकदम अप टू डेटेड, आप उसको पूरे तरीके से विश्वास करके आप उसी से पूरी तैयारी कर सकते हैं और निश्चित तौर पर यहीं से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ जाए उस ग्रुप में और वहां जो है आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो यहाँ पर सवाल कहने का मतलब ये है कि किस अंग के द्वारा जो है वो श्वसन किया जाता है। क्या क्लोम द्वारा श्वसन होता है, क्या त्वचा द्वारा श्वसन होता है, क्या श्वसन नली द्वारा श्वसन होता है, या क्या फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा जो है वो श्वसन होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, स्तनधारी का अर्थ ये होता है कि वैसे सभी जीव जो अपने संतान को क्या करते हैं, स्तनपान कराने का काम करते हैं, उसको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो आप सबको पता है स्तनधारी जीव किससे श्वसन करता है, फुफ्फुस या फेफड़ा के माध्यम से जो है वो श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में और इसके जो है वो आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है कि श्वसन क्रिया जब होती है तो उसमें मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। साथ ही साथ उसमें जो है वो जलवाष्प भी मौजूद होता है। जलवाष्प का ये अर्थ होता है कि जैसा आप लोग अभी सर्दी का मौसम है तो आप लोग इसको खुद भी फील कर सकते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन कंबल के अंदर डाल करके चलाइएगा तो आप अपने स्क्रीन पर जो है वो पानी पानी जैसा महसूस करेंगे। तो इसका ये अर्थ होता है कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया में जलवाष्प भी इन्वॉल्व होता है। अब बात आती है, चूंकि यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा परिवर्तित होती है, उसके अलावा ऑक्सीजन की भी मात्रा परिवर्तित होती है, जलवाष्प की भी मात्रा परिवर्तित होती है। सिर्फ आपके नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो परिवर्तित नहीं होती। जितनी मात्रा में आप नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं ठीक उतनी ही मात्रा में आप नाइट्रोजन जो है अपने अपने जो है श्वसन क्रिया के बाद निकाल देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है पहला रक्त के द्वारा, दूसरा फुफ्फुस के द्वारा और तीसरा है आपका ऊतक के द्वारा। यानी इसको आपको सही क्रम में सजाना है। तो तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो फुफ्फुस के द्वारा जो है ऑक्सीजन, पहले फुफ्फुस के पास ऑक्सीजन जाता है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम रक्त तक पहुंचता है और रक्त के बाद जो है वो ऊतक के द्वारा इसका जो है अभिगमन किया जाता है। यानी 3-2-1 जो है इसका क्रम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी 2-1-3 जो है यहाँ पर इसका क्रम होने वाला है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2-1-3 इसका सही क्रम है। देखिए ये प्रश्न जो है आईएएस की परीक्षा में 1997 में पूछा गया था और अगर इस टॉपिक से कोई सवाल बनेगा तो इसी तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप इसको जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। एक पहले को क्या कहा गया है, ट्रैक्यूल, दूसरे को कहा गया है ब्रोंक्यूल, तीसरे को कहा गया है पल्मोनरी शिराए और चौथे को कहा गया है एल्वियोली। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फुफ्फुस जो है आप कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्वियोली जो है इसका आपका राइट आंसर है। यानी हमारे फेफड़े जो होते हैं उसके जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसी को हम लोग एल्वियोली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति जो है वो क्या हो जाती है। तो ये काफ़ी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी प्रकार के हल्के हल्के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी देखते हैं कि ऑक्सीजन की सांद्रता जैसे ही कमेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए हमारा श्वसन दर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों में अलाव जला करके सो जाते हैं, कमरा और खिड़की बंद करके। तो आप लोग न्यूज़पेपर्स में या जो है वो टीवी चैनल्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उसी उसी प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहते हैं। ये होता कैसे है, अगर कोई पदार्थ हम जला रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लकड़ी जला रहे हैं, तो अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। सिंपल भाषा में समझिए, अगर कोई पदार्थ हम जला रहे हैं, प्रॉपर वे में जला रहे हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है जलने के लिए, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे कोई पदार्थ हम जला रहे हैं और जलाने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो जो है वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर देगा, CO का निर्माण कर देगा। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है एक विषाक्तता फैल जाती है, हमें घुटन हो जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो क्या ये पाचन को प्रभावित करता है? बिल्कुल गलत है। क्या ये लीवर की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है? बिल्कुल गलत है। क्या ये किडनी की कार्यशीलता को प्रभावित करता है? बिल्कुल गलत है। नीचे मात्र एक ऑप्शन बच रहा है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है। क्योंकि आप आगे अगर इसको और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे समझ लें कि हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन जो होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ढोने का काम करता है। तो ये क्या करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा और उसके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यानी मान लीजिए एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये जो है वो क्या करेगा, सॉरी, एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये 200 गुना जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा जो है वो जुड़ेगा ऑक्सीजन के मुकाबले, यानी ज़्यादा स्नेह करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। तो इस वजह से जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है या प्रभावित होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो सबसे पहले एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो है ये बनता है। उसके बाद फिर इसको ये जो है एडीपी में परिवर्तित हो जाता है, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में ये बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बस अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बस इसको रट ले। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस टॉपिक से कोई सवाल पूछा गया तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो सबसे पहले हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है, तो एटीपी के रूप में जो है वो ऊर्जा उत्पादित होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जो है वायु श्वसन, यानी अगर वायु के साथ जो है वो यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर श्वसन की क्रिया होती है तो उसको ऑक्सी श्वसन या वायु श्वसन भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए आपके सामने ये है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो है वो श्वसन की क्रिया होती है, वो उसमें ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। यानी किसी भी पदार्थ से अगर आपको ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए दहन जो है वो आवश्यक होता है। हमारे शरीर में भी वही प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है इसका कौन कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। कोशिका द्रव्य में जो है वो ग्लूकोज के 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, यानी किस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार के जीवों में या अलग अलग कंडीशन में अगर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो उससे क्या बन रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख ले कि जैसा आप लोगों ने मैच में देखा होगा कि बहुत बार खिलाड़ी जो होते हैं उनके पैर में क्रैम्प आ जाता है, यानी उनको अलग तरीके के, आप भी इस चीज़ को फील किए होंगे कि आप अचानक से पैर ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें दर्द महसूस
महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब क्या, कमी। कमी का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन तो उपस्थित होगा, लेकिन जितनी मात्रा में उसे उपस्थित होना चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो वहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे, लैक्टिक अम्ल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी लैक्टिक एसिड का क्या होता है कि अगर इसको किसी इंसान से अगर आप दबवाते हैं या मालिश करवाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो है आपको अच्छा महसूस होता है, आपके दर्द में कमी आती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है फिर वो एक जगह जो जमा होता है वो वहाँ से बिखर जाता है, टूट जाता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड बनता है, और अगर ऑक्सीजन वहाँ पर उपस्थित ही ना हो, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल गैस जो है वहाँ पर बन जाता है। तो ये आपका जो है आप ओवरऑल आज का कंप्लीट वीडियो था। आप लोग बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और निश्चित तौर पर अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाइए, वहाँ से आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और इस तरीके के रेगुलर वीडियोस आपको हर टॉपिक से संबंधित मिलेंगी, जो कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के मैं आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।